Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here I will discuss the techniques of raising the nursery for horticulture crops. We all know that horticulture crops including fruits, vegetables, etc. they require nursery for the production of high quality seedlings or propagating material. So for that purpose nursery is must. So in this video I will discuss in detail about nursery. But before starting the video, make sure you have subscribed and press the bell icon and like and share the video too. So let's get start the video. So first we discuss about the nursery. What is nursery? Nursery is a place where planting materials such as seedlings, saplings, cuttings, etc. are raised, propagated and multiplied under favorable condition for transplanting in a prepared bed. That is, हम नर्सरी क्या होती है? नर्सरी सिंपली एक प्लेस होती है जहाँ पे हम प्लांटिंग मटेरियल को रेज करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं एक फेवरेबल कंडीशंस में और उसके बाद हम उनको ट्रांसप्लांट कर देंगे मेन फील्ड में. दैट इज़ नर्सरी. नाउ नर्सरी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नर्सरी स्टैब्लिश करने या नर्सरी को सेट करने के लिए क्या होता है, नर्सरी जो होती है तो लॉन्ग टर्म वेंचर मीन्स इसके लिए हमें बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस चाहिए होती है. अगर हम आज क्रॉप्स को सीडलिंग्स के थ्रू रेस करते हैं तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू स्टैब्लिश. तो बेसिकली नर्सरी सेट करना इट्स अ लॉन्ग टर्म वेंचर एंड रिक्वायर प्लानिंग एंड एक्सपर्टीज. सो नर्सरी इज अ वेरी बेसिक यूनिट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. नाउ वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी. फर्स्ट इज seedlings and grafts are produced in nursery from which the fruit orchards and ornamental gardens can be established with minimum care, cost and maintenance. तो नर्सरी में हम क्या करते हैं, जो बेसिकली फ्रूट प्लांट्स होते हैं एप्पल, पीच, पियर, मैंगो और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनको हम नर्सरी में रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडलिंग्स. सीडलिंग्स का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ सीड्स और क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, क्राफ्ट का मतलब होता है जिसमें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन अप्लाई करते हैं थ्रू ग्राफ्टिंग. लाइक ग्राफ्टेड प्लांट कंटेन अ साइन एंड अ रूट स्टॉक, तो वो होते हैं ग्राफ्टिंग. और अगर हम इस तरह से प्लांट्स को नर्सरी में रेस करते हैं तो टेक्स अ मिनिमम केयर, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस. सो दैट इज व्हाई नर्सरी इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्सरी प्लांटिंग मटीरियल्स आर अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लांटिंग सीजन. This saves the time, money and efforts of the farmers to raise seedlings. तो नर्सरी में हमारा टाइम, मनी, एफर्ट्स जो होता है वो सेव होता है. नेक्स्ट इज देयर इज अ वाइड स्कोप फॉर फ्रूट ऑर्चर्ड्स, ऑर्नामेंटल, वेजिटेबल एंड लैंडस्केप गार्डनर एट पब्लिक प्लेसेस, हाईवेज एंड कोऑपरेटिव्स हाउसिंग सोसाइटी. तो बेसिकली नर्सरी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हम प्रॉपर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रोपगेट ईजिली कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो या वेजिटेबल्स हो या फिर जो लैंडस्केप या ऑर्नामेंटल पर्पस वाले जो प्लांट्स होते हैं दे आर ईजिली रेज अंडर द नर्सरी. नेक्स्ट पॉइंट इज इट एश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल. अब नर्सरी में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर जेनेटिकली इम्प्रूव्ड. Next is they provide employment opportunities for technical, skilled, semi-skilled and unskilled labor. तो बेसिकली नर्सरी में क्या होता है कि हर तरीका का लेबर रिक्वायर होता है, टेक्निकल, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड. ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर्स विच आर रिक्वायर्ड बाय नर्सरी. तो बेसिकली नर्सरी क्या करती है, एक तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करती है. दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स supplying the seedlings for meeting the fruit, pulp and paper, fuel, wood, timber and other demands of the industries. So basically जो नर्सरीज होती हैं वो प्लांट्स को, सीडलिंग्स को सप्लाई करती हैं और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जो भी उनका प्लांट का काम होता है, लाइक अगर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं तो फ्रूट सप्लाई करते हैं, पल्प सप्लाई करना, पेपर, फ्यूल, तो ये सारे जो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं दे ऑल्सो इंक्लूडेड, दे ऑल्सो रेज्ड अंडर द नर्सरी अंडर प्रॉपर कंडीशन. तो नर्सरी के इतने सारे जो थी इंपॉर्टेंस होती हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सरी ऑन डिफरेंट बेसिस. अब हमको नर्सरी का क्लासिफिकेशन समझना है.
हम नर्सरी को डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस. फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन. हम किस तरह के प्लांट्स को नर्सरी में ग्रो कर रहे हैं उसके हिसाब से नर्सरी को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. दिस इज वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन. First one is fruit plant nursery. So from name it is very clear that this type of nursery consists of fruits. Fruit crops mainly propagated vegetatively and need special techniques for propagation as well as maintenance. So basically we all know that fruits को propagate करने के vegetative methods होते हैं. Some fruits are propagated by seedlings whereas some are propagated by vegetative methods. Vegetative method includes asexual method like grafting, budding, layering. ठीक है, तो these are different vegetative methods which are required by the propagation of fruit crops. Mango, guava, pomegranate, sapota, orange, etc. are propagated by vegetative means. वी ऑल नो जो मैंगो होता है उसमें इनार्चिंग होती है, दैट इज ग्राफ्टिंग. गुआवा में भी लेयरिंग भी होती है. देन पोमेग्रेनेट में क्या होता है, हार्डवुड कटिंग्स यूज होती हैं. तो दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव मेथड्स. फ्रूट नर्सरीज आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्ट एज वेल एज फॉर मदर प्लांट of sign and rootstock. We all know what is sign and rootstock. The upper portion which is developed into a shoot that is known as sign, and the lower one portion which is attached, which is near to the ground and develop into a root system that is known as rootstock. The next is vegetable nursery. All vegetables except few like potatoes, sweet potato, bulbous vegetables and some others are raised by seedlings. तो कुछ vegetables ऐसे होते हैं जिनको हमें seeds के थ्रू ही propagate करना होता है, तो उनकी हमें seedlings तैयार करनी होती हैं. Very few vegetables are perennial like little gourd, drumstick, alocasia, etc. Seedlings are to be produced on a large scale in a short period. तो seedlings जो होती हैं जनरली नर्सरी में जब हम seedling रेस करते हैं तो वो लार्ज स्केल में करते हैं और शॉर्ट पीरियड में वो रेडी हो जाती हैं. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ नर्सरी. और नर्सरी में जो प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड में रेडी हो जाते हैं बिकॉज दे आर रेज्ड अंडर अ कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन, क्योंकि नर्सरी में उनको प्रॉपर कंट्रोल्ड कंडीशन मिलती हैं, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं जिसके थ्रू वो जल्दी शॉर्ट टाइम में ग्रो हो जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज ऑर्नामेंटल प्लांट नर्सरीज. Ornamental and floriculture crops are numerous and are propagated vegetatively like gladiolus, carnation, rose, lilies, etc. तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं इनमें बल्ब्स यूज़ होते हैं, ट्यूबर्स यूज़ होते हैं, कटिंग्स यूज़ होती हैं. तो ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट करे जाते हैं. एंड दे आर लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स विच इज़ प्रोपगेटेड बाय सीड्स एंड सीडलिंग्स. तो कुछ प्लांट्स तो होते हैं जो वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स के थ्रू रेस कर जाते हैं. दे उनकी सीडलिंग्स प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल एस्टर, मैरीगोल्ड, साल्विया एक्सेट्रा. These are some of the plants which are raised by seedlings. तो seedlings के थ्रू भी प्लांट रेस कर सकते हैं और वेजिटेटिवली भी हम प्लांट्स को रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट नर्सरीज. There is a considerable increase in people adopting आयुर्वेदिक medicines with a changing lifestyle. तो आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं, एंड फॉर फॉलोइंग हेल्दी लाइफस्टाइल दे नीड सम medicinal and aromatic plants. They don't go for medicines on artificial source. They require some healthy and natural source. So medicinal and aromatic plants are best option for them. And it is also necessary to conserve the fast developing precious medicinal and aromatic plants. To save and multiply the valuable medicinal and other auspicious plant nurseries specializing in these plants to have begun to flourish. The next one is फॉरेस्ट प्लांट नर्सरी. फॉरेस्ट प्लांट्स जो होते हैं वो भी हम नर्सरी में रेस कर सकते हैं. और फॉरेस्ट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे प्रोवाइड टिम्बर. ठीक है, और भी उनकी इंपॉर्टेंस होती हैं. तो फॉरेस्ट नर्सरी क्या होती है? फॉरेस्ट नर्सरी एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ गम्स, हनी, टिम्बर, फ्यूल. सो बेसिकली जो फॉरेस्ट नर्सरीज होती हैं वहाँ से हमें फॉरेस्ट से हमें गम्स मिलता है, हनी, टिम्बर. दीज आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स विच आर अल्टीमेटली फुलफिल्ड बाय द फॉरेस्ट. सीडलिंग्स ऑफ बिग ट्रीज लाइक मरगोसा, गुलमोहर, अमलतास, कंजन, टैमरिंड, आंवला,
oak, eucalyptus, etc. are commonly found in forest nursery. So these are the most important forest plants which are easily propagated in forest nursery. दिस इज़ ऑल्सो नीड फॉर मेडिसिनल पर्पज़. तो ये फॉरेस्ट प्लांट्स जो होते हैं इनकी कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी होती हैं. नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स यूज. हम किस तरह का स्ट्रक्चर जो है नर्सरी में यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज ओपन फील्ड नर्सरी. तो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहला है ओपन फील्ड नर्सरी. तो ओपन फील्ड नर्सरीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं. सच अ नर्सरी स्टैब्लिश इन ओपन एरिया विदाउट एनी परमानेंट स्ट्रक्चर्स. तो ये ओपन फील्ड में इनको हम स्टैब्लिश करते हैं. यहाँ किसी भी तरह का परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता. दे आर टेम्पररी बेस्ड, यूजुअली रेज्ड इन यूजुअली जो होती है नर्सरीज होती हैं ओपन फील्ड नर्सरी, ये रेज्ड हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल कोकोनट में जनरली जो होती है नर्सरी वो रेज्ड होती हैं. फ्लैट भी हो सकते हैं, संकन भी हो सकती है. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम सीड बेड प्रिपेयर करते हैं सीड बेड में बी रेज्ड, फ्लैट एंड संकन. ओपन फील्ड नर्सरीज आर लेबर इंटेंसिव. यहाँ पे क्योंकि ओपन फील्ड है, यहाँ पे जो वर्क होता है हाँ वो ज़्यादा होता है. दैट्स वाई इट इज़ लेबर इंटेंसिव. सीडलिंग्स अफेक्टेड बाय सेवरल बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस. अब क्योंकि ओपन है, ओपन कंडीशन में हम प्लांट्स ग्रो करेंगे नर्सरी में, तो वहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं. बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड सम नेचुरल फैक्टर्स लाइक डिसीजेज जो होती हैं, पैथोजन, इंसेक्ट्स, दीज ऑल आर बायोटिक फैक्टर. एंड एबायोटिक फैक्टर्स लाइक द टेम्परेचर, क्लाइमेट, हाई रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, दीज आर एबायोटिक रिसोर्सेज. तो जो एबायोटिक रिसोर्स है उनका अफेक्ट जो होता है वो प्लांट्स में अल्टीमेटली दिखाई दे सकता है. ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट स्ट्रेस में आ सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस रेन, हाई टेम्परेचर, इस तरह से की प्रॉब्लम्स जो होती हैं ओपन फील्ड नर्सरी में ज़्यादा होती हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज हाईटेक नर्सरी. तो हाईटेक नर्सरीज क्या होती हैं. सच अ नर्सरी एस्टैब्लिश इन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर. इनको हम एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में नर्सरी के अंदर जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, दैट इज अ हाईटेक नर्सरी. दीज नर्सरी ग्रो प्लांट इन ग्रीन हाउस बिल्डिंग अ ग्लास और अ प्लास्टिक टनल. तो बेसिकली इसमें ग्रीन हाउस आता है, प्लास्टिक टनल्स होती हैं टू प्रोटेक्ट यंग प्लांट्स फ्रॉम द हार्श वेदर वाइल अलाउइंग एक्सेस टू लाइट एंड वेंटिलेशन. तो बेसिकली हाईटेक नर्सरी में प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन की पूरी प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं. एक कंट्रोल इन्वायरमेंट, एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर जो होता है हमारी क्रॉप्स को प्रोवाइड करा जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सकें. एक ऑप्टिमम हाइट जो होनी चाहिए, हाईटेक नर्सरीज़ की जो ऑप्टिमम हाइट होती है डिपेंड करती है कि हम कितना बड़ा पॉली हाउस बना रहे हैं. तो अगर स्मॉल साइज़ है द हाइट शुड बी 3.5 to 4.5 मीटर, और अगर लार्ज पॉली हाउस होगा तो 6.5 मीटर इज द ऑप्टिमम हाइट ऑफ द पॉली हाउस. हाईटेक नर्सरी के लिए पॉली हाउस की ज़रूरत होती है. सम ऑल्सो हैव अ फोल्ड बैक रूफ्स टू अलाउ हार्डनिंग ऑफ द प्लांट विदाउट द नीड और फॉर मैनुअल ट्रांसफ़र ऑफ प्लांट्स टू द आउटडोर बेड्स. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हार्डनिंग ऑफ के लिए एक तरह का फोल्ड बैक रूफ सिस्टम होता है. यानी एक ऐसी रूफ सिस्टम होती है जो कि ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें यह करना होता है कि हमको मैनुअली ट्रांसफ़र नहीं करना होता सीडलिंग्स को. सीडलिंग्स की यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो होती है वो हार्डनिंग होने लगती है. हार्डनिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं सीड से या कटिंग से, किसी भी मेथड से, तो उसके बाद आफ्टर अ फ्यू डेज दे रिक्वायर हार्डनिंग प्रोसेस. हार्डनिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम उनको एकदम से नेचुरल कंडीशन में जाके नहीं रख सकते. दे हैव टू एक्लेमेटाइज. तो उनको एक्लेमेटाइजेशन के लिए हमें उनकी हार्डनिंग करानी होती है. नेक्स्ट इज have both cooling system and soil heating system to purify soil of unwanted bacteria and virus. तो हाईटेक नर्सरी में कूलिंग सिस्टम भी होता है, लाइक कूलिंग पैड्स होते हैं यहाँ पे, और सॉइल हीटिंग डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं जो सॉइल को प्रॉपरली हीट करते हैं. बेसिकली सॉइल हीटिंग डिवाइस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल सोलराइजेशन करते हैं. सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज करके सॉइल को सोलराइज करते हैं ताकि उसमें से अनवांटेड जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, पैथोजेंस हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएं. सो दिस इज़ इट इज़ हाउ कि जो हाईटेक नर्सरीज होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं. इट इज़ अ लुक ऑफ हाईटेक नर्सरीज. यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या होता है कि गैल्वेनाइज्ड पाइप्स होते हैं, ये आयरन या गैल्वेनाइज्ड पाइप्स होते हैं. एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, यहाँ पे यू कैन सी दिस एग्जॉस्ट फैंस होते हैं, अंदर कूलिंग पैड्स होता है. तो बेसिकली ये सब, इन सब का क्या काम होता है, दे मेंटेन द प्रॉपर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अंडर द इनसाइड द पॉली हाउस.
तो पॉली हाउस जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर टिश्यू कल्चर, बनाना, मोस्टली बनाना का टिश्यू कल्चर के लिए हम पॉली हाउस यूज़ करते हैं, बिकॉज पॉली हाउस में प्रॉपर हार्डनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स ऑल्सो। अगर हम वेजिटेबल का ऑफ सीज़न प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो बेसिकली जो वेजिटेबल का सीज़न होता है उसमें तो वो ग्रो होती हैं, इसके अलावा वेजिटेबल का ऑफ सीज़न प्रोडक्शन करने के लिए हम पॉली हाउस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट पॉलीथीन। तो जैसे हमने पॉली हाउस में अभी देखा कि वहाँ पॉली हाउस का जो स्ट्रक्चर था वो एक ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट पॉलीथीन शीट से कवर होता है, और इट मे बी कवर्ड बाय अ शेड नेट टाइप मटीरियल which separates the structure from the outer environment in which the crops could be grown under the condition of at least partially controlled environment। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम पॉली हाउस में स्ट्रक्चर को कवर करते हैं ताकि आउटर एनवायरनमेंट से वो सेपरेट हो जाए। तो क्योंकि आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट होगा तभी अंदर क्या होगा, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा विच इज़ हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट इंक्लूड्स शेड नेट। शेड नेट कैसे होते हैं? सच अ नर्सरी इज रेज अंडर अ शेड नेट हाउस। तो बेसिकली यहाँ पे एक नेट होता है, शेड बेसिकली वो शेडिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ताकि वो लाइट को, ताकि जो हाई इंटेंसिटी की लाइट है वो क्रॉप्स में ना पड़े, तो इसलिए हम शेड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। टू गिव अ बेटर अमाउंट ऑफ शेड टू द प्लांट बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। जनरली शेड नेट आर यूज फॉर हार्डनिंग ऑफ फ्रूट ऑर्चिड। Generally, shade nets are used for hardening of fruit orchard planting material raised under greenhouse. The shade intensity varies from 25 to 75%. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शेड नेट्स में शेड इंटेंसिटी कितने परसेंट वेरी करती है। और जनरली जो शेड नेट्स होते हैं दे आर मोस्टली यूज फॉर द हार्डनिंग प्रोसेस। तो बेसिकली प्लांट्स की हार्डनिंग के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस। तो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस जो होते हैं, नेम से क्लियर है, इंसेक्ट प्रूफ हैं, ये इंसेक्ट की एंट्री को अलाउ नहीं करते। इट कवर्ड विद अ यूवी स्टेबलाइज इंसेक्ट प्रूफ नेट ऑफ 40 to 50 मैश। तो बेसिकली जो 40 to 50 मैश ये साइज होता है नेट का फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज। द मिनिमम साइज ऑफ द इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस इज 100 स्क्वायर मीटर। तो दिस मच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द साइज, और यहाँ पे इसका जो मैश साइज है वो भी पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस। द नेक्स्ट इज पॉलीटनल। नाउ व्हाट इज पॉलीटनल? यू क्लियरली सी इन दिस फिगर, दिस इज द पॉलीटनल। ये डोम शेप का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड पॉलीटनल। द नर्सरी इज कवर्ड विद अ यूवी प्लास्टिक शीट और फिल्म टू फॉर्म अ टनल। इट इज़ मिनिएचर स्ट्रक्चर। तो पॉली टनल्स जो होते हैं वो मिनिएचर स्ट्रक्चर होते हैं। इसका जो साइज होता है इट इज़ 3 by 1 by 0.15 मीटर, यानी इसकी लेंथ विड्थ और हाइट जो होती है वो इतनी होती है, इतना इसका साइज होता है। मिनिएचर स्ट्रक्चर है ये एक तरह का, विच प्रोड्यूस ग्रीन हाउस लाइक इफेक्ट। प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम रेन, विंड, लो टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एक्सेट्रा। तो इनके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे रेन, विंड और लो टेम्परेचर, फ्रॉस्ट से जो प्लांट होता है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट वन इज वॉक इन टनल। तो इससे पहले हमने पॉली टनल देखा था, अब ये है दूसरा वॉक इन टनल। वॉक इन टनल का मतलब है कि यहाँ पे हम अंदर जाके वॉक भी कर सकते हैं। तो इसका साइज जो होता है, अब यहाँ पे हम वॉक करेंगे तो इसका साइज जो होगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा पॉली टनल से। तो ऑप्टिमम साइज जो होता है वॉकिंग टनल का वो होता है 60 to 75 स्क्वायर मीटर विद 2 to 2.5 मीटर विड्थ एंड अप टू 30 मीटर लेंथ विद 2 to 2.5 सेंटीमीटर 2 to 2.5 मीटर सेंट्रल हाइट। यानी इसकी जो सेंट्रल हाइट होती है, क्योंकि वॉक इन टनल जो होता है डोम शेप का होता है, तो उसकी जो सेंटर की हाइट होती है वो कितनी होती है, 2 से 2.5 मीटर की होती है। तो इसके अंदर हम इजीली वॉक कर सकते हैं। तो इट इज़ गुड एडवांटेज है यार। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है कि हम इजीली अंदर जाके प्लांट्स को वॉच कर सकते हैं। ओवरऑल द हाइट इज इनफ फॉर द वर्कर टू वॉक कंफर्टेबली ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इसकी हाइट जो होती है जनरली इसकी 2 to 2.5 मीटर ही इसकी हाइट होती है सेंटर से। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। तो हम कितने ड्यूरेशन के लिए नर्सरी को ग्रो कर रहे हैं उसके हिसाब से जो नर्सरीज होती हैं, फर्स्ट वन इज टेम्पररी नर्सरी और अदर वन इज परमानेंट टाइप।
तो टेम्परेरी नर्सरीज क्या होती हैं? दिस टाइप ऑफ नर्सरी इज डेवलप्ड ओनली टू फुलफिल द सीजनल रिक्वायरमेंट्स और अ टारगेटेड प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जो सीजनल रिक्वायरमेंट या फिर हमारा कोई टारगेटेड प्रोजेक्ट्स होता है, बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे कुछ टारगेटेड प्रोजेक्ट सेट होते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ टाइम के लिए एक नर्सरी लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज टेम्प्रेरी नर्सरी। एंड सच नर्सरीज आर यूजली स्मॉल इन साइज, बिकॉज टेम्प्रेरी हैं तो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखते हैं, यहाँ पे स्मॉल साइज़ की होती हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होता है? Mortality or injury due to shock of lifting and transportation of seedling is negligible due to less distance between the nursery and the actual planting site। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जो हमारा नर्सरी का एरिया है और जो एक्चुअल प्लांटिंग साइट है जहाँ पे हमको सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करके लगाना होता है, वो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो हम नर्सरी में से ईजिली जब सीडलिंग्स को अपरूट करते हैं या लिफ्ट करते हैं ताकि उनको हम मेन फील्ड में जाके प्लांट कर सकें, तो इससे क्या होता है कि जो मॉर्टलिटी और इंजरी जो होती है सीडलिंग्स की वो कम होती है, बिकॉज डिस्टेंस कम है तो उनको हम जल्दी से जाके प्लांट कर सकते हैं। तो इस वजह से सीडलिंग्स जो होती हैं वो बेकार नहीं, ख़राब नहीं होती हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टेम्परेरी नर्सरी इज कंपैरेटिवली लेस एज कम्पेयर टू परमानेंट। अगर हम परमानेंट नर्सरी को कंपेयर करें तो यहाँ पे कम खर्चा होता है, बट सेम टाइम इसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेरी नेचर। द बेसिक फैसिलिटीज लाइक इरीगेशन may not be adequate। यहाँ पे इरीगेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। therefore special arrangement needs to be made in order to keep the plants and seedlings in healthy conditions। so it is all about temporary nursery। next we discuss the permanent nursery। so basically the permanent nurseries जो होती हैं वो कैसी होती हैं? in this type of nursery the plants are nourished and kept for a longer period of time till they are sold out or planted permanently in field। यानी इनको हम बेसिकली परमानेंट नर्सरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनको परमानेंट बेसिस पे स्टैब्लिश करते हैं। जब तक कि प्लांट्स पूरा डेवलप नहीं हो जाता, जब तक हम उस प्लांट को सोल्ड नहीं कर सकते, दैट इज़ परमानेंट नर्सरी। एंड द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ नर्सरी इज दैट a greater range of planting stocks such as seedlings, grafted plant, budded plant, layers, rooted cuttings etc. are available। परमानेंट नर्सरी में हर एक टाइप का प्लांट जो होता है वो अवेलेबल होता है, क्योंकि परमानेंट है, क्योंकि परमानेंट बेसिस पे इनको बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी का प्लांट हम रखते हैं। सीडलिंग्स प्लांट्स भी होते हैं, ग्राफ्टेड भी होते हैं, बर्डेड भी होंगे, लेयर भी होंगे, रूटेड भी होंगे। जितने तरह के प्रोपगेशन मेथड्स अवेलेबल होते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के, उस डिफरेंट कैटेगरीज के प्लांट्स जो होते हैं यहाँ पे उसी मेथड से प्रोपगेट करके हम रखते हैं। बट डिसएडवांटेज इज दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, क्योंकि परमानेंटली हम इसको स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो कॉस्ट तो हाई होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हाई होगी, बिकॉज परमानेंट नर्सरीज में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, प्लांटिंग मटेरियल लेंगे, तो हम प्लांटिंग मटेरियल को जनरेट करेंगे और उसके बाद जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा होते हैं उस जगह पे इसको ट्रांसपोर्ट करना इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सच अ नर्सरी नीड्स इंटेंसिव लेबर मैनेजमेंट, क्योंकि परमानेंट नर्सरीज हैं तो उसको मैनेज करने के लिए लेबर भी ज़्यादा चाहिए होती है, वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए होता है। इट मस्ट बी बैक्ड बाय अ लार्ज मार्केट फॉर अ सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड सीडलिंग्स। इट रिक्वायर्स स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स राउंड द ईयर। सो बेसिकली जो परमानेंट नर्सरीज होती है उसमें हर तरह का लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, ऑल टाइप्स ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड इन द परमानेंट टाइप ऑफ नर्सरीज। नेक्स्ट वी डिस्कस द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ नर्सरी। अब बेसिकली जो नर्सरी होती है उसको चलाने के लिए हमने नर्सरी स्टैब्लिश अगर करनी है तो हाउ यू स्टैब्लिश, यू रिक्वायर टू थिंग्स, फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स सिंपली मीन्स मनी, क्रेडिट, यानी पैसा चाहिए। एंड फिजिकल रिसोर्स क्या होते हैं? फिजिकल रिसोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सरी। इट इंक्लूड्स, इसमें हमारा क्या आता है? इट इंक्लूड्स लैंड, irrigation facility, labor, road and transport, mother plant। mother plant is very essential part of the nursery because mother plant होगा, उसी से हम आगे plants को develop करेंगे। propagation structures होने चाहिए, space of hardening, hardening you all know, hardening में हम plants को acclimatize करते हैं, then store and office of the garden। तो these are all include under the physical resources of the nursery। तो nursery establish करने के लिए सारे physical resource की ज़रूरत होती है। And now we talk about the financial resource। financial resource includes bank, because banks जो होते हैं वो हमें लोन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पर्सनल लोन्स जो होते हैं, दैन गवर्नमेंट सब्सिडीज़। तो गवर्नमेंट क्या करती हैं, समय समय पे कुछ स्कीम्स कुछ निकालती हैं,
तो गवर्नमेंट स्कीम्स आर ऑल्सो वेरी मच एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग नर्सरीज को। गवर्नमेंट क्या करती हैं, कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं, उसके हिसाब से हमें कुछ पैसा मिलता है और उन पैसों से हम नर्सरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी आर ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। तो फाइनेंशियल रिसोर्स इंक्लूड दिस मच। नाउ वी डिस्कस physical resource in detail. Okay, now we discuss the physical resources in detail, and the first one is land. Now land is basic and fundamental physical resource for plant nursery. तो land जो होता है वो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल है। तो लैंड में भी हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं लैंड की जो सॉइल है वो कैसी होती है। तो सॉइल जो होनी चाहिए प्रॉपरली ट्रीटेड होनी चाहिए। तो और हम सॉइल को ट्रीट कैसे करते हैं, बाय द यूज ऑफ स्टरलाइजेशन एंड सॉइल सोलराइजेशन मैथड। तो ये तो फिजिकल मैथड हो गए सॉइल को ट्रीट करने का। सॉइल स्टरलाइजेशन और सोलराइजेशन मैथड में हम सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ताकि उसमें जो भी डिसीज, पेस्ट, वीड्स के स्पोर्स होते हैं वो सारे किल हो जाएं। दैट इज फिजिकल मैथड। एंड ऑल्सो वी कैन यूज द केमिकल मैथड टू अवॉइड दी पेस्ट एंड डिसीजेज। तो केमिकल्स भी हम यूज कर सकते हैं टू मेक द सॉइल स्टरलाइज। Then after that we mix the FYM, well rotten FYM, और we can say जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसको अगर हम प्रॉपरली डिकम्पोज होने के बाद अगर हम सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर दें, दैट ऑल्सो हेल्पफुल बिकॉज FYM इज रिसोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। देन आफ्टर दैट जो सॉइल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो नर्सरी की जो सॉइल्स होती हैं जनरली वो वेल ड्रेन होती हैं, पोरस होती हैं। पोरस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इफ द सॉइल इज पोरस तो रूट्स जो होते हैं उनके लिए प्रॉपर एरेशन फैसिलिटी होती है। इसके अलावा लाइट और मीडियम टेक्सचर की होनी चाहिए, और जो सॉइल pH होना चाहिए इट शुड बी नियर टू न्यूट्रल, दैट इज 6.5 to 7.5, यानी न्यूट्रल के आसपास का जो सॉइल है वो pH होना चाहिए। अब हम इस तरह की सॉइल तो सुटेबल है, बट हम अवॉइड करते हैं हैवी ब्लैक कॉटन, सैंडी और इल ड्रेन सॉइल्स, और जिनका pH अगर ज़्यादा होता है, एल्कलीन pH होता है, ऐसी सॉइल्स को अवॉइड करना चाहिए। वाई? बिकॉज जो एल्कलीन सॉइल्स होती हैं दे विल अल्टीमेटली अफेक्ट द यील्ड ऑफ द क्रॉप, क्योंकि जो एल्कलीन सॉइल्स होती हैं अगर हम ऐसी सॉइल्स में क्रॉप को कल्टिवेट करते हैं तो अल्टीमेटली जो हमारी क्रॉप्स की लीव्स होती हैं उनमें स्कॉर्चिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो इसलिए ज़्यादा हाई pH यानी एल्कलीन pH की सॉइल्स को अवॉइड करना चाहिए, और जो लो लाइंग लैंड्स होते हैं उनको भी हमें क्या करना चाहिए, लो लाइंग लैंड शुड नॉट बी सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। द सॉइल शुड बी फ्री फ्रॉम सॉल्ट एंड अदर हार्मफुल एलिमेंट्स। तो ज़्यादा सॉल्ट अगर होगा तो ऑब्वियसली वो सॉइल कैसी हो जाएगी, एल्कलीन हो जाएगी, कैलकेरियस नेचर की सॉइल होगी। तो इस तरह की सॉइल्स अवॉइड करनी है, सॉइल वेल ड्रेन पोरस ही होनी चाहिए। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नर्सरी बेड। अब हम क्या करते हैं, नर्सरी में जो सॉइल अच्छी हमें मिलेगी तो अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से सीड बेड नर्सरी बेड प्रिपेयर करते हैं। तो नर्सरी बेड तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्सरी बेड, सनकन, लेवल एंड रेज्ड। तो पहला होता है सनकन। सनकन में क्या होता है, इस तरह के जो सनकन नर्सरी बेड्स होते हैं ये नॉर्मल ग्राउंड लेवल से थोड़े से नीचे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट इज़ बिलो 10 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल ग्राउंड लेवल। तो जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल होता है ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे हम इसको बनाते हैं, और जनरली ये हम बनाते हैं ड्राई एंड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम ड्राई एंड विंडी एरियाज़। तो बेसिकली जो ड्राई एरियाज़ होते हैं और जो विंडी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि ड्राई कंडीशंस होती की वजह से वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम होती है। तो वाटर वहाँ बहुत ज़्यादा स्कैर होता है, तो लोग चाहेंगे कि जो जितना भी वाटर है वो प्लांट्स को कंजर्व हो जाए। तो प्लांट को वाटर कंजर्व कराने के लिए इसलिए वहाँ पे सनकन बैड्स प्रिपेयर कर जाते हैं, ताकि सनकन बैड्स में क्या होता है कि अगर जो भी वाटर आता है रेनफॉल से या जो भी वाटर वो अप्लाई करेंगे इरीगेशन से, वो जो है सॉइल में लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकता है। तो इसलिए जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ ड्राई कंडीशन होती हैं, विंडी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे सनकन बैड्स प्रिपेयर किए जाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। सनकन बैड फैसिलिटेट द डिपोजिशन ऑफ इरीगेशन वाटर और रेन वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो लॉन्ग टाइम तक उसमें वाटर जो है रह सकता है। अ सनकन बैड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सीडलिंग्स ड्यूरिंग हाई विंड कंडीशन एज दे आर कवर्ड। तो सनकन बैड्स को हम इजीली कवर कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको हाई विंड से या विंड इरोजन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम ऑन लेवल बेड। लेवल बेड्स जो होते हैं नेम से क्लियर है, लेवल यानी कि एकदम फ्लैट होते हैं। दे आर यूजली फ्लैट बेड एंड 1 मीटर वाइड, इनकी जो विड्थ होती है 1 मीटर होती है, एंड हैज़ अ लेंथ अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ लैंड।
तो विड्थ 1 मीटर की होती है, ठीक है, और जो लेंथ होती है वो स्लोप के अकॉर्डिंग इनमें वेरी करती है। तो और इस तरह के जो बैड्स होते हैं इनमें इरिगेशन चैनल भी हम बना देते हैं। इरिगेशन चैनल्स आर प्रिपेयर्ड बिटवीन द रोज ऑफ द बैड। तो जो रोज होती हैं उनके बीच में हम इरिगेशन चैनल बना देते हैं। तो एंड सच बैड्स आर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग नॉन रेनी सीजन। तो नॉन रेनी सीजन का मतलब है कि हम इनको या तो समर में बनाते हैं या फिर विंटर के सीजन में इनको प्रिपेयर करते हैं। एडिक्वेट ड्रेनेज प्रोविजन इज मेड एंड प्रेफरेंस फॉर सैंडी और सैंडी लोम सॉइल इज गिवन व्हेन प्रिपेयरिंग अ फ्लैट बेड। तो ऐसे बेड बनाने के लिए हमें सैंडी और सैंडी लोम सॉइल चाहिए होती है और जनरली नॉन रेनी सीजन में बनाए जाते हैं। जो सनकन थे वो ड्राई और विंडी कंडीशन में बनाए जाते थे ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सकें। और जो लेवल बेड्स होते हैं जनरली वहाँ पे तो वाटर की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो इनको हम एकदम फ्लैट बनाते हैं। इसके बाद आता है हमारा रेज्ड बेड। रेज्ड बेड में क्या होता है, ये जो होते हैं नॉर्मल ग्राउंड लेवल से थोड़े ऊपर उठे होते हैं, रेज्ड होते हैं। सच बैड्स आर प्रिपेयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, और ये हम जनरली रेनी सीजन में प्रिपेयर करते हैं। वाई? बिकॉज रेनी सीजन में जो एक्सेस वाटर होता है उसके प्रॉपर ड्रेनेज के लिए हम बैड को रेज कर देते हैं ताकि वाटर ईजिली ड्रेन आउट हो सके। दिस टाइप ऑफ बैड इज प्रिपेयर्ड अबाउट 15 सेंटीमीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे जैसे सनकन में था कि टैंक से 15 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए, वैसे ही जस्ट अपोजिट रेज्ड में होता है। रेज्ड वाले जो होते हैं 15 सेंटीमीटर हाई होते हैं ग्राउंड लेवल से, और इनकी जो लेंथ विड्थ होती है उसमें जो विड्थ होती है 1 to 1.5 मीटर होती है और जो लेंथ होती है 3 to 5 मीटर होती है। दिस इनेबल्स एडिक्वेट ड्रेनेज ड्यूरिंग रेन एंड चेक्स वाटर स्टैग्नेशन। तो इनमें वाटर स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम ही नहीं होती क्योंकि जो भी रेनफॉल होती है उसका एक्सेस वाटर जो है वो इजिली ड्रेन होता रहता है क्योंकि बैड्स जो हैं वो रेज होते हैं। एक बैड से दूसरे बैड्स के बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, वो होता है 3 to 4 सेंटीमीटर। अ स्पेस ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर इज लेफ्ट बिटवीन टू बेड्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट कल्चरल प्रैक्टिस स्मूथली। ये हम स्पेस क्यों छोड़ते हैं? ताकि हम प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, लाइक कल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि जो भी इंटरकल्चर ऑपरेशंस हमें करना होता है, मैन्योर अप्लाई करना, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, दीज आर ऑल कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी करने में प्रॉब्लम आई, इसलिए एक बैड से दूसरे बैड की जो दूरी होती है दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर। दिस इज अबाउट 3 टाइप्स ऑफ नर्सरी बैड। Now we are discussing soil. We continue this. The texture of soil depends upon relative proportion of sand, silt and clay. तो it is general thing, जो soil होती है उसमें 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, sand, silt and clay। उसी के हिसाब से जो soil है उसका texture बनता है। Maintenance of soil structure is favorable and granular form is very important। तो soil अगर granular होती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो अब बात करते हैं sand की। जनरली जो नर्सरीज होती हैं उनमें sand बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सैंड जो होती है उसका जो साइज होता है सैंड का बहुत छोटा होता है, 0.05 to 2 मिलीमीटर, ठीक है। दिस मच डायमीटर उनके पार्टिकल्स का होता है। और इट इज़ अ इट्स मिनरल कंपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रॉक। बेसिकली वी ऑल नो दैट जो सॉइल होती है वो रॉक्स आर द पेरेंट मटीरियल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है रॉक से होता है, रॉक्स आर कंसिडर्ड एज पेरेंट मटीरियल। और किस टाइप के रॉक से सैंड फॉर्म होती है दैट इज उसी के हिसाब से उसका कंपोजिशन वेरी करता है। क्वार्ट्ज सैंड इज जनरली यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन एंड प्लांटिंग। ग्रेट सैंड इज यूज्ड फॉर रूटिंग एंड कटिंग। तो बेसिकली जो क्वार्ट्ज सैंड्स होती हैं जनरली वो प्रोपगेशन में यूज होती हैं और जो प्लास्टरिंग ग्रेड सैंड्स होती हैं वो रूटिंग के लिए यूज़ होती हैं। सैंड शुड बी प्रेफरेबली स्टेलाइज बिफोर यूज। ये तो हमने स्टेलाइजेशन का पहले ही प्रोसेस पढ़ा था कि हम फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू सॉइल को स्टेलाइज कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट पीट। पीट क्या होता है? पीट जनरली एक तरह की दिखने में इस तरह से सॉइल की तरह ही दिखता है, बट ये कैसे डेवलप होता है? ये जनरली एक तरह का पार्शली डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट होता है। कैसे होता है? जनरली जो स्वैम्प वेजिटेशन होती है, ठीक है, स्वैम्प वेजिटेशन को हम क्या करते हैं, जब हम वाटर में प्रिजर्व करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम तो वो पार्शली डिकम्पोज होने लगती है एंड एट लास्ट इट फॉर्म अ पीट। तो पीट जो होता है एक तरह का पार्शली डिकम्पोज मटीरियल होता है। अब जब ये डिकम्पोज मटीरियल है तो डिकम्पोज मटीरियल कैसा होता है? जनरली उसमें कितना कौन सी वेजिटेशन यूज़ हो रही है, कितना टाइम उसको डिकम्पोजिशन में लग रहा है, उसके हिसाब से जो पीट होता है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, यानी पीट इज़ अ एसिडिक प्रोडक्ट। तो पीट का जो जनरली कंपोजिशन होता है वो भी डिपेंड करता है कि किस वेजिटेशन के डिकम्पोजिशन से फॉर्म हुआ है, कितना टाइम उसको डिकम्पोज होने में लग रहा था।
और उसी हिसाब से उसकी जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी लेवल भी, पीएच भी उसी हिसाब से वेरी करता है। तो पीट क्या होता है, एक जनरली पार्शियल डिकम्पोज प्रोडक्ट होता है एंड इज यूनिफॉर्म प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम पेस्ट, डिसीज, वीड्स, सीड्स, यूजफुल फॉर ग्रोइंग रूटेड कटिंग्स एंड सीडलिंग्स। तो नर्सरी में हम इसको मेनली यूज़ करते हैं रूटिंग्स के लिए। जो हम कटिंग्स या सीडलिंग्स लेते हैं उनमें रूटिंग डेवलप करने के लिए हम पीट का इस्तेमाल करते हैं। पीट कैन बी मिक्सड आइदर फाइन और कोर्स सैंड, परलाइट और वर्मिकुलाइट सॉडस्ट। तो पीट को जब हम यूज़ करते हैं नर्सरी में तो हम उसके साथ दूसरे कंपोनेंट्स को भी मिक्स करते हैं। ये जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, कोर्स सैंड हमने देख लिया, परलाइट, वर्मिकुलाइट सॉडस्ट, ये भी आगे हम वीडियो में डिटेल में देखेंगे ये सब क्या होता है। तो पीट को हम इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो पीट जनरली एक पार्शियल डिकम्पोज प्रोडक्ट है, हमने देख लिया। उसके बाद जनरली जो पीट हम यूज़ करते हैं जनरली नर्सरी में, अ मीडियम ग्रेड स्फैग्नम पीट इज़ जनरली रिकमेंडेड एज अ नर्सरी मीडिया। तो नर्सरी में बेसिकली रूटिंग के लिए हम पीट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पीट में यही याद रखना है कि पार्शियल डिकम्पोज प्रोडक्ट होता है और किन कंपोनेंट के संग इसका यूज़ हो रहा है। इसका मेन फंक्शन होता है रूट को डेवलप करने में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कोकोपीट। तो पीट से ही हमने कोकोपीट तैयार कर देते हैं। कोकोपीट में हम जो कोकोनट का आउटर हस्क होता है उसका यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोको डस्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट प्रोसेसिंग फॉर फाइबर एक्सट्रैक्शन। तो जो कोकोनट का फाइबर होता है, जो बाय प्रोडक्ट होता है, उसकी हम प्रोसेसिंग, उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है उसका हम यूज़ करते हैं, उसका एक फाइन पाउडर तैयार करते हैं और हम पीट के संग उसको मिक्स कर देते हैं एंड इट विल गिव अ कोकोपीट एंड इट इज़ मोस्ट पॉपुलर फॉर ग्रोइंग मीडियम अवेलेबल दीज डेज। तो आजकल नर्सरी में जो कोकोपीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कोकोपीट जो होता है इस तरह से थोड़ा लाइट डार्क ब्राउन कलर का दिखता है, जैसे लाइक जो कोकोनट का आउटर शेल होता है ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन, तो ये उसी तरह का दिखाई देता है। और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि इसका जो इट हैज़ एक्सीलेंट एरेशन। इसकी जो एरेशन कैपेसिटी होती है 15 to 25% होती है, यानी इसमें एरेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही फाइन होती है। कोको सबस्ट्रेट इज एक्सपेक्टेड टू डिग्रेड स्लोअर दैन अदर सबस्ट्रेट सच एज पीट मॉस। तो कोको सबस्ट्रेट का जो डिग्रेडेशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। पोटेशियम इज नॉट एडेड इन दिस मीडियम एज इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन क्वार। तो पोटेशियम इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो उसको डालने की नीड नहीं होती यहाँ पे। बट दिस मीडियम रिक्वायर एडिशनल मोर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन कोकोपीट नीड टू ब्रेक डाउन ईजिली डिग्रेडेबल सबस्ट्रेट्स इज प्रेजेंट इन द कोकोपीट। तो पोटेशियम तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो हमें डालना क्या होता है, नाइट्रोजन। यानी जो कोकोपीट होती है वो नाइट्रोजन में रिच नहीं होती बिकॉज इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कोकोपीट हम कोकोनट के आउटर शेल से बनाते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को यूज़ करते रहते हैं और जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो होती है जल्दी जल्दी उसमें ख़त्म होती रहती है। तो नाइट्रोजन हमें इसमें इस मीडियम में हमें नाइट्रोजन सप्लाई करने की ज़रूरत होती है, पोटेशियम इसमें ऐड नहीं करते। एंड द नेक्स्ट वन इज स्फैग्नम मॉस। तो स्फैग्नम मॉस जो होती है इस तरह का ग्रीन कलर का जो घास जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज स्फैग्नम मॉस and this is the dehydrated remains of acid bog plants of the genus sphagnum। तो जो sphagnum genus के plants होते हैं उनका जो डिहाइड्रेटेड रिमेन्स मटेरियल होता है, ठीक है, उस डिहाइड्रेटेड रिमेन्स को ही स्फैग्नम मॉस बोला जाता है। इट इज़ रिलेटिवली स्ट्राइल, लाइट इन वेट, कंटेन स्पेसिफिक फंजाई स्टैटिक सबस्टेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम से स्ट्राइल होती है और लाइट इन वेट होती है एंड हैज़ हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नर्सरी में इसको जो मेन यूज़ करने का एडवांटेज है, जो मेन पर्पस है वो है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो जब हम इसको प्लांट को ग्रो करते हैं, हम उस नियर अबाउट जो सॉइल होती है हम उसमें स्फैग्नम मॉस को अच्छे से लगा देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और जब उसमें हम इरिगेशन करते हैं तो जो प्लांट होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वाटर को रिटेन कर सकता है बिकॉज स्फैग्नम मॉस की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है। और ये कितना हाई होता है, इट कैन एब्जॉर्ब 10 to 20 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट। ये अपने वेट के 10 to 20 टाइम्स यानी 10 से 20 गुना ज़्यादा वाटर अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो इतनी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट वन इज़ वर्मिकोलाइट। इट इज़ माइकेशियस मटीरियल। माइकेशियस मतलब इसमें माइका प्रेजेंट होता है विच एक्सपैंड्स मार्केडली व्हेन हीटेड। तो जब हम वर्मिकोलाइट को हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है। इट इज़ केमिकली अ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन सिलिकेट।
तो वर्मिकोलाइट का केमिकली इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम है, आयरन एंड सिलिकेट। तो बेसिकली ये जो केमिकल नेम है ये क्या है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकेट होता है। और ये वेट इसका बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है, न्यूट्रल रिएक्शन होती है। न्यूट्रल रिएक्शन की वजह से जनरली इसका जो नॉर्मल पीएच होता है वो भी न्यूट्रल के आसपास होता है, यानी 6 to 6.5, ठीक है, नियर अबाउट टू न्यूट्रल पीएच। एंड जनरली इट हैज़ गुड परफॉर्मिंग प्रॉपर्टीज एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। यू कैन सी ये इसका पैकेट है वर्मिकोलाइट का, और ये जनरली इसका वेट बहुत ही हल्का होता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है। It is normally mixed with peat, moss because vermiculite alone will not support the cutting। तो जैसे हमने पीट में पढ़ा था, पीट को भी हम दूसरे कंपोनेंट्स के संग मिक्स करके अप्लाई करते हैं, वैसे सेम विद वर्मिकुलाइट ऑल्सो। वर्मिकुलाइट भी कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इसको भी हम दूसरे कंपोनेंट्स लाइक पीट, मॉस के संग अप्लाई करते हैं नॉर्मली। It is suitable for rooting the cutting instead फॉर एक्सपोर्ट टू ओवरकम स्पेसिफिक प्लांट क्यूरेंटिन रेगुलेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि ये रूटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वर्मिकोलाइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द परलाइट। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था परलाइट के बारे में। परलाइट क्या होता है, ग्रे कलर का होता है ये, इट इज़ अ ग्रे कलर मटीरियल। और ये कैसे ओरिजिन होता है, जनरली जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनकी वजह से इसका ओरिजिन होता है। इट इज़ अ ग्रे कलर मटीरियल और वॉल्केनिक ओरिजिन माइंड फ्रॉम flows and has natural reaction with no buffering, cation change capacity and mineral content। तो ये इसमें ध्यान रखना है कि ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बना होता है और इसका कलर ग्रे कलर का होता है। केमिकली जो परलाइट होता है वो क्या होता है, इट इज़ एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है। तो ये जो है ये केमिकल, इसका नाम जो है ये याद रखना है कि इसमें एल्यूमिनियम और सिलिकेट प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ लाइट स्टेराइल मटेरियल कंटेन नो न्यूट्रिएंट्स, इसमें किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और इसका पीएच भी जो होता है अगेन थोड़ा सा न्यूट्रल के आसपास का होता है, 6 to 7.5। इट मे बी यूज अलोन, इसको हम अकेले यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ बेस्ट यूज्ड विथ पीट मॉस फॉर वुडी ऑर्नामेंटल। लेकिन अगर हम वुडी ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करते हैं तब हम उसको पीट मॉस के साथ मिक्स करके अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन है लीफ मोल्ड। लीफ मोल्ड बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं, लीफ मोल्ड्स को हम प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं उसको हम सॉइल के बीच में, सॉइल के डिफरेंट अल्टरनेट लेयर्स बनाते हैं, और सॉइल के अल्टरनेट लेयर्स के बीच में हम लीव्स को प्लेस कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो लीव्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज़ ऑल्सो एडेड। हम यहाँ पे कुछ अमाउंट का अमोनियम सल्फेट भी उसमें ऐड कर देते हैं ताकि डिकम्पोजिशन और फास्ट हो जाए। तो लीफ मोल्ड्स कैन बिकम रेडी विद इन 12 to 14 मंथ। तो इतना टाइम जो होता है लीव्स को डिकम्पोजिशन में लग जाता है सॉइल के अंदर, और उसके बाद जो प्रॉपर लीफ मोल्ड जो डेवलप होते हैं वो इतने टाइम में, यानी 12 to 14 मंथ, दैट इज़ 1 ईयर से भी ज़्यादा इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। दिस मटीरियल इज़ रियली यूज इन मॉडर्न लार्ज स्केल प्रोपगेशन स्ट्रक्चर। The next one is sawdust and wood shavings। तो जो sawdust और wood shavings होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट ट्रीज होते हैं, उनका जो स्क्रैप करके जो आता है, चिप्स जो होते हैं इसके वेरी थिन चिप्स, उसको बोलते हैं sawdust and wood shavings। These are mostly used for the propagation media, a byproduct formed during the processing of wood material। तो एग्जैक्टली जो वुड मटेरियल होता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, आई मीन वुड का हम जहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके बाद तो उसका जो बाय प्रोडक्ट्स बचते हैं उसके तो वुड चिप्स फॉर्म्स में आ जाते हैं पतले पतले, उसी को हम बोलते हैं सॉडस्ट। और ये जो होते हैं इट इज़ फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स, नाइट्रोजन डिफिशियंसी। इफ़ सॉडस्ट इज एक्सेसिवली कंपोज्ड ऑफ, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज। अगर हम सॉडस्ट का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो सकती है। कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विद सॉडस्ट। तो जो कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको हम सॉडस्ट के संग यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज पॉलीमर। सिंस कंटेनर ग्रो प्लांट्स rely on regular watering to survive, some mixes contain polymers to hold moisture। तो बेसिकली जब हम प्लांट्स में मॉइस्चर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो कंटेनर्स चाहिए होते हैं, कंटेन कि वो प्लांट को कंटेन कर सकें, दैट इज़
पॉलीमर, तो पॉलीमर्स जो होते हैं वो प्लांट्स को कैरी कर सकते हैं, कंटेन करते हैं. पॉलीमर विच में लुक लाइक अ टीनी प्लास्टिक मार्बल्स act like sponges. They absorb and hold water when the medium is moist, but release it back into the soil when dry. This helps maintain a consistent level of moisture of the plant. तो बेसिकली इनमें क्या होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, होल्ड करते हैं जब मीडिया जो होता है थोड़ा मॉइस्ट होता है. इसके बाद जैसे ही प्लांट जो होता है वो ड्राई हो जाता है तो सारा मॉइस्चर में से रिलीज होने लगता है, और ये होते हैं इस तरह के पॉलीमर्स. आई मीन जो ब्लैक कलर की प्लास्टिक शीट्स होती हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पॉलीमर विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू रेज सीडलिंग्स एंड कटिंग्स. नेक्स्ट आर इरीगेशन फैसिलिटी. तो लैंड हम बात कर रहे थे लैंड की, अब आता है इरीगेशन फैसिलिटी. तो इरीगेशन फैसिलिटी में मेन थिंग जो होती है उसका पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, मेन होता है. जो नॉर्मल नर्सरी की जो सॉइल्स होती हैं उनका जो नॉर्मल जो इरीगेशन वाटर का पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए 6.5 to 8.4, और जो नॉर्मल ईसी होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो होनी चाहिए 0.5 to 0.6 डेसीसामन पर मीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो ईसी होती है जनरली हम उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही निकालते हैं, और ये नॉर्मल पीएच और नॉर्मल ईसी होता है इरीगेशन वाटर का. लेबर, नेक्स्ट वन इज लेबर. लेबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेबर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नर्सरी, बिकॉज जो हमारे नर्सरी में बहुत सारा काम होता है उसके लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. द डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन मस्ट बी कंसिडर बिफोर एस्टिमेटिंग द लेबर रिक्वायरमेंट. अब लेबर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर्स. तो ये लोग क्या करते हैं जनरली ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, ये हमने जो प्रोपगेशन मैथड्स पढ़े थे इस तरह के मैथड्स में हेल्प करते हैं लेबर. इसके अलावा वीडिंग, इरिगेशन, स्प्रे, डस्टिंग, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, ये सारा काम जो होता है दे ऑल आर डन बाय स्किल्ड एंड एज वेल एज अनस्किल्ड लेबर. टेक्निकली साउंड गार्डनर्स आर ऑल्सो नेसेसरी. लेबर शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल रेट. Now next one is electricity. Electricity also very important and necessary for our nursery, because electricity की ज़रूरत हमें कहाँ होती है, electricity की ज़रूरत हमें होती है वाटर पम्प्स, स्प्रेइंग, डस्टिंग, इस तरह के जो हम इंटरकल्चर ऑपरेशंस करते हैं यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. दैन रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम नर्सरी स्टैब्लिश जब करते हैं तो हमें बहुत सारा प्रोडक्ट जो होता है इम्पोर्ट भी करना होता है. उसके बाद क्या होता है कि हम नर्सरी जब रेडी हो जाती है तो उसको हमें सेल भी करना होता है. तो बेसिकली इस ऑपरेशन के लिए सेलिंग करना या फिर चीज़ों को इम्पोर्ट करना, इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए एंड विच रिक्वायर प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी. तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर द नर्सरी. द नेक्स्ट वन इज़ मदर प्लांट. तो मदर प्लांट क्या होता है? मदर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिससे हम दूसरे प्लांट्स को प्रोपगेट कर सकते हैं बाय ईजी वे. तो मदर प्लांट को हमें एक नर्सरी में अलग से प्लॉट बनाना चाहिए जहाँ पे हम मदर प्लांट्स को प्लांट कर सकते हैं. देयर इज अ सेपरेट प्लांटिंग प्लॉट फॉर मदर प्लांट, एंड डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मदर प्लांट आर प्लांटेड इन डिफरेंट प्लॉट्स. तो डिफरेंट जो हमारे प्लांट्स होते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, इन सबके बेसिकली मदर प्लांट जो हम यूज़ करते हैं वो फ्रूट प्लांट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो फ्रूट क्रॉप्स में डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स के डिफरेंट मदर प्लांट को हम सिलेक्ट करके डिफरेंट प्लॉट्स में उनको ग्रो करते हैं. एंड द पॉइंट मस्ट बी क्लियर दैट, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना होगा कि जो मदर प्लांट होता है वो जनरली पेस्ट और डिसीज़ फ्री होना चाहिए, एंड इट शुड बी और इसको हम पेस्ट और डिसीज़ फ्री करने के लिए हम उसमें पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं. तो इनमें हमें मदर प्लांट में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. इसके बाद मदर प्लांट शुड बी ऑथेंटिक एंड सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट नर्सरीज, या फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे से भी हमें बहुत सारा मदर प्लांट जो होता है वो मिल सकता है. नाउ वी डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट. तो एक प्रॉपर मदर प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? तो मदर प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें हर एक क्रॉप का मदर प्लांट सेलेक्ट करना होता है. तो मदर प्लांट बेसिकली उसमें सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए, इट शुड बी विगरस, हेल्दी एंड हाई यील्डिंग. तो वो विगरस नेचर का होना चाहिए, उसकी यील्ड हाई होनी चाहिए, और वो हेल्दी होना चाहिए. हेल्दी वो कैसे होगा? जब उसमें कोई भी डिसीज़ नहीं होगा, कोई पेस्ट नहीं होगा, किसी भी तरह का डिसीज़, वायरस या फिर कोई अदर काइंड ऑफ पैथोजन उसमें नहीं होगा. दैट इज़ वाई इसका मतलब कि वो हेल्दी है. तो ये जो मदर प्लांट्स होते हैं वो विगरस के साथ साथ हेल्दी और हाई यील्डिंग होने चाहिए.
दैन नेक्स्ट वन इज़ रेगुलर बियरिंग हैबिट। तो मदर प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसमें फ्रूटिंग प्रॉपर टाइम पे हो जाए, फ्रूटिंग रेगुलर होनी चाहिए, दैट इज़ नोन एज रेगुलर बियरिंग हैबिट। इसके अलावा ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिसीज़ फ्री होना चाहिए, तभी वो हेल्दी होगा। इसके बाद द मदर प्लांट मस्ट नेसेसरी बी जेनेटिकली प्योर एंड सुपीरियर इन क्वालिटी। तो जेनेटिकली प्योर होने चाहिए और सुपीरियर क्वालिटी के होने चाहिए। और ये हम कहाँ से परचेस कर सकते हैं? ये हम जनरली जो मदर प्लांट लेते हैं किसी रजिस्टर्ड फार्म से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर जो गवर्नमेंट नर्सरीज हैं वहाँ से हम इनको बाय कर सकते हैं। इसको परचेस करते वक्त हमें परचेस रिसिप्ट मिलती है जो कि जिसको हमें संभाल के रखना होता है, जो कि ये बताती है कि हम इस मदर प्लांट का ओरिजिन या ऑथेंटिसिटी कैसी है, इसको पता करने के लिए हमें परचेज रिसिप्ट को संभाल के रखना होता है। इसके बाद जो मदर प्लांट होते हैं जनरली वो सिलेक्ट करते हैं ऑन द रीजनल डिमांड ऑफ द नर्सरी प्लांट। नर्सरी में हमें किस तरह का प्लांट लगाना है उसके हिसाब से भी हम अपना मदर प्लांट सिलेक्ट कर सकते हैं। दैन द लास्ट पॉइंट इज ऑर्नामेंटल मदर प्लांट आर प्लांटेड अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन, आइदर अंडर शेड नेट और सेमी शेड कंडीशन। तो जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनके लिए तो मस्ट होता है कि उनको हम प्रोटेक्टेड कंडीशन में ग्रो करें, क्योंकि वो जनरली ईजिली एक्लेमेटाइज नहीं हो पाते आउटर इन्वायरमेंट को। ठीक है, बाकी जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं, दे आर वो फिर भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, स्पेशली ऑर्नामेंटल मदर प्लांट, उनके लिए प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन जो होता है लाइक शेड नेट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रोपगेशन स्ट्रक्चर, जो हमने अभी पढ़ा था। प्रोपगेशन स्ट्रक्चर में हमने डिफरेंट टाइप के नेट्स देखे थे, नेट स्ट्रक्चर देखे थे, नेट, इसके बाद हमने देखा था टनल टाइप का स्ट्रक्चर देखा था। तो ये सारे प्रोपगेशन स्ट्रक्चर होते हैं, पॉली हाउस, ग्लास हाउस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इनमें जो ग्राफ्ट्स और सीडलिंग्स के थ्रू प्लांट्स होते हैं उनको प्रोपगेट कर सकते हैं, और हम इनमें हार्डनिंग भी कर सकते हैं। जनरली जो शेड नेट्स होते हैं वो हार्डनिंग के लिए यूज़ होते हैं। जनरली हार्डनिंग पर्पज़ से वो क्या करते हैं, ईजिली प्लांट्स जो होता है उसको हम ग्रो करने के बाद हार्डनिंग के लिए शेड नेट्स में रख देते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ग्रो होने लगता है उस कंडीशन में, उसके बाद हम उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट कंडीशन में रख सकते हैं, दैट इज़ हार्डनिंग प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज़ हैच एंड कंपाउंड थॉर्नी प्लांट्स। तो हमें एक क्या होता है, जब भी हम नर्सरी इस्टेब्लिश करते हैं हम एक हैच बनाते हैं। हैच बेसिकली क्या होता है, हमारे फील्ड का जो बॉर्डर एरिया होता है, फेंसिंग जो हम बनाते हैं, दैट इज़ हैच। ठीक है, अब हैच के लिए हम कौन कौन से प्लांट्स यूज़ करते हैं, लाइक चिलर, जैसा थॉर्निंग क्रीपर, इसके बाद गोल्डन डेरुंटा जिसको थॉर्नी, जो कि थॉर्नी श्रब होती है, इसके बाद अगे। तो इन सब में से जो गोल्डन डेरुंटा होती है, डेरुंटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच कॉमर्शली प्रोपगेटेड एज अ हैच क्रॉप। इसके अलावा अगेव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जनरली हैच का काम क्या होता है, जनरली प्रोटेक्ट द नर्सरी प्लांट्स फ्रॉम वाइल्ड एंड स्ट्रे एनिमल्स थेफ्ट। तो बेसिकली जो नर्सरी होती है इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, हैच। जनरली इसको हम फिक्स करते हैं बॉर्डर ऑफ द नर्सरी। तो नर्सरी का जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जनरली, और या फिर डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, बेसिकली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनको ही हम एज अ जनरली बॉर्डर में, नर्सरी के बॉर्डर में हैच की तरह ग्रो करते हैं। तो दे आर ऑर्नामेंटल नेचर। दैन स्टोर एंड ऑफिस गार्डन। तो स्टोर और ऑफिस गार्डन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो भी हम नर्सरी में जो हम इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, ग्राफ्टिंग, बडिंग एक्सेट्रा, जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होती है। लाइक कटिंग नाइफ्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ होते हैं जो हमें ग्राफ्टिंग, बडिंग में ध्यान रखना होता है। उन सारे टूल्स, इम्प्लीमेंट्स और इवन जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, इवन हम इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र स्प्रे करते हैं, उसके भी जो टूल्स होते हैं उन सबको स्टोर करने के लिए वी नीड अ स्टोर हाउस। और ऑफिस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर, नोटबुक, इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक कितने हमने प्लांट्स को नर्सरी में ग्रो करे हैं, कितना स्टॉक बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, दीज ऑल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन दैट record. So store and office are also very important part of the nursery. And now we have to discuss about the site selection for the nursery. तो नर्सरी की जो साइट होती है लगभग हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। साइट जो होनी चाहिए वो जनरली कैसी होनी चाहिए, एक सुटेबल साइट जो होती है जनरली वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर का रीच बहुत अच्छी हो, जहाँ पे ईजिली कस्टमर रीच कर सके। इसके अलावा सीडलिंग एंड सैपलिंग बिल्डिंग्स, इसका मतलब होता है बेस्ट क्वालिटी प्योर प्लांटिंग मटीरियल आर ब्रॉट फ्रॉम द ऑथराइज एज वेल एज वेल नोन सोर्स। तो हमारा जो प्लांटिंग मटीरियल है वो वेल नोन सोर्स का होना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो कंटेनर्स मिलते हैं नर्सरी में, हम बहुत सारे कंटेनर्स यूज़ करते हैं, तो हमारी नर्सरी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम कंटेनर्स ईजिली अवेलेबल हो सकें।
तो कंटेनर्स में हम जनरली यूज़ करते हैं पीट कप्स, यू कैन सी इन दिस फिगर, ये पीट कप्स होते हैं जनरली, इसमें हम प्लांटिंग मटेरियल को ग्रो करते हैं। उसके बाद हम उनको शेड नेट्स में रखते हैं ताकि वो एक्लेमेटाइज हो जाए। उसके बाद हम इसको अप्रूट करते हैं, उसमें से निकाल के नेचुरल कंडीशन में ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये पीट कप हम इनिशियली यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ट्रेज़ होती हैं इस तरह की प्लास्टिक ट्रेज, इसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इनका जनरली हम यूज़ करते हैं फ्लावर जो होते हैं हमारे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स या वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, उनको इसमें रखने के लिए हम बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं इन कंटेनर्स का। देन नेक्स्ट वन इज़ लैंडस्केप फैब्रिक, मल्च एंड सॉइल कंडीशनर्स। तो ये सारी कंडीशन भी होनी चाहिए। मल्च जो होती है, लाइक यू ऑल नो, मल्च का क्या काम होता है, जो इवेपोरेशन लॉसेस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं इस तरह की प्लास्टिक शीट्स जो होती हैं वो हम बिछा लेते हैं फील्ड में ताकि हमारा मॉइस्चर कंजर्व रहे। Then equipments and implements. The various equipment and implements are required in horticulture nursery. Small tractor with suitable trolley, spray pump, duster, sprinkler, craner, etc. are very useful in the nursery option. तो ये सारे जो implements होते हैं ये नर्सरी में बहुत required होते हैं, ये होने ही चाहिए। ठीक है, these facility can be brought, borrowed or hired on contract and when needed. तो इस तरह की फैसिलिटी को हम बोरो कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी इनको ले सकते हैं। बट द हायरिंग, बोरोइंग एंड सेल एजेंसी शुड बी नियरली एंड रिलायबल। तो इस तरह की जो एजेंसी होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमें कहीं से भी कुछ भी नहीं लेना है, हमें प्रॉपर कॉन्टैक्ट करना होगा और रिलायबल सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू ही ये सारा मटीरियल हमको लेना होगा। और अब जो हमने फिज़िकल रिसोर्सेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट रिसोर्स था फाइनेंशियल रिसोर्स। इतनी बड़ी नर्सरी को चलाना है तो वी रिक्वायर समथिंग मीन्स हमको कुछ पैसे चाहिए, फाइनेंशियल थिंग चाहिए जिसको हम इसको इस्टेब्लिश कर सकें। तो फाइनेंशियल जो रिसोर्स होते हैं दे इंक्लूड बैंक लोन्स। तो बैंक लोन्स में क्या होता है कि हर एक स्टेट का, हर एक बैंक का अपना अपना अलग टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसको फॉलो करना होगा। तो उसके बाद लोन पास होगा तो हमें नर्सरी के लिए लोन भी मिल सकता है बैंक की तरफ से। इसके अलावा क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होता है, अगर आपने सुना होगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में, जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू स्टैब्लिश आइडियल नर्सरीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली प्योर प्लांट मटीरियल। तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था उसका भी मेन पर्पस है कि नर्सरी स्टैब्लिश्ड हो। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी सब्सिडीज़ जो थी नर्सरी को लेके प्रोवाइड की गई थी। लाइक नर्सरीज अगर पब्लिक सेक्टर की है या फिर ऑन गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट है तो उसके लिए 100% सब्सिडीज़ दी जाएंगी। या फिर नर्सरी अगर हम प्राइवेट सेक्टर के लिए बना रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की हमारी नर्सरी, तो उसके लिए हमें 50% सब्सिडी थी। ठीक है, तो पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सब्सिडी एकदम 100% ज़्यादा होगी, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए आप नर्सरी है आपकी तो आपको तब भी हाफ 50% सब्सिडी आपको मिलती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्सरी बेस्ड ऑन देयर साइज। तो साइज़ के हिसाब से 2 नर्सरीज होती हैं, बिग नर्सरीज एंड अदर वन इज स्मॉल नर्सरी। तो बिग नर्सरीज वो होती हैं जिनका एरिया 1 हेक्टेयर एरिया होता है, ठीक है, जिनका एरिया 1 हेक्टेयर को दे आर कंसिडर्ड एज बिग नर्सरीज। और बिग नर्सरीज में 30 लाख जो होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाता है एज सब्सिडी। और जो स्मॉल नर्सरीज होती हैं उनका जो एरिया होता है वो 1 हेक्टेयर से कम, दैट इज़ अराउंड 1 एकड़। तो इस टाइप की जो छोटी नर्सरीज होती हैं वहाँ पे जो सब्सिडीज़ होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है, 18 लाख का प्रोवाइड होता है। एंड सब्सिडीज़ आर गिवन एज पर द बैंक लोन सेंक्शन। सब्सिडीज़ भी तब मिलेंगी जब बैंक से लोन सेंक्शन हो जाएगा। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द नर्सरी। हमने नर्सरी के फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज समझ लिए हैं।